Good morning. I'm Neelam Chaudhary from San Wilfred College of Law. We are welcome to online classes. Now हमने जो लास्ट लेक्चर में अगर हम बात करें कि अब तक हमने फैमिली लॉ के जो मॉड्यूल आपके जो हैं, जो आपके सेशन में जो कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब 6 सेमेस्टर के अंदर हमने वो मॉड्यूल्स डिस्कस कर लिए। आज हम एक तरह से उन्हीं का एक समरी वो लेके चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, आपको किस तरीके से वो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, आपको उनको किस तरह से आंसर फ्रेम करना है। तो मतलब जर्नल वो चीज़ लेके चलते हैं कि आपसे क्या मतलब जो हमने आपकी जो 7 मॉड्यूल्स है जो उसके अंदर क्या, जैसे हमने पढ़ा हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट पढ़ा है, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट पढ़ा है हमने, या अगर हम बात करें मिताक्षरा, दया भाग, जॉइंट फैमिली की बात करी, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करी है, या हम बात करें कर्ता की या रीयूनियन, पार्टीशंस, मतलब जो हमने चीज़ें डील, सक्सेशन भी एक वो हमने बहुत पूरा आपका एक मॉड्यूल है, उसमें से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आज हम बस समरी लेके चलते हैं कि किस तरीके से अगर आपसे अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो फ्रेम किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, किस तरह से उनमें से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। तो हम आज वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा कि अगर हम बात करें जो हमने गार्जियनशिप, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ा, तो उसके अंदर क्या क्या अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रोविजंस इंपॉर्टेंट थे, तो उसमें डिफेक्टिव गार्जियन भी इंपॉर्टेंट है। उसमें नेचुरल गार्जियन के अंदर जो बात कही गई थी कि सेक्शन 6 के अंदर कि मतलब माइनर का गार्जियन कौन कौन हो सकता है, तो हमने बात करी थी कि अगर बॉय है, बॉय का गार्जियन कौन होगा, फादर देन मदर, ठीक है। फीमेल की बात करी गई थी कि अगर कोई लड़की है उसका अगर माइनर गर्ल है तो उसका गार्जियन कौन होगा, तो उसमें भी बात करी गई थी फादर और मदर। उसके बाद में हमने बात करी थी कि अगर मान लीजिए माइनर गर्ल है, अगर उसकी शादी हो गई है, माइनर है, बिलो 18 ईयर्स है और उसकी शादी हो गई है, तो उसका गार्जियन कौन होगा। तो हमने बात करी थी कि उसका वहां पे फिर गार्जियनशिप ट्रांसफर हो जाती है उसके हस्बैंड के पास में। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो माइनर हिंदू वाइफ होगी, मतलब ये माइनर मतलब बिलो 18 ईयर्स है, इसका गार्जियन कौन हुआ, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हस्बैंड। आपको सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये डिफाइन करना है, सेक्शन 6 के हिसाब से बताना है कि कैसे माइनर जो है, माइनर अनमैरिड डॉटर, मतलब वहाँ पे अनमैरिड डॉटर यूज करा गया है पर्टिकुलर। जैसे ही अनमैरिड डॉटर है वहाँ पे पर्टिकुलर माइनर की बात ही नहीं है, वहाँ पे अनमैरिड हुई, अनमैरिड तक कौन होगा उसके, जो हम बात करें कि अनमैरिड डॉटर का लीगल गार्जियन या हम ये बात करें नेचुरल गार्जियन कौन होगा, तो वहाँ पे पहले हमने फादर को राइट दिया है, उसके बाद में राइट किसको गया है, मदर को। तो यहाँ पे बात करें कि करी जा रही कि जो ये अनमैरिड थी, अनमैरिड से क्या हो गई है, मैरिड है, पर मैरिड तो है पर साथ में क्या है, माइनर भी है, मतलब मैरिड है और माइनर है, तो इसकी गार्जियनशिप किसके पास में ट्रांसफर होगी, तो इसकी गार्जियनशिप ट्रांसफर हो रही है इसके हस्बैंड के पास में। तो यहाँ पे इसका जो नेचुरल गार्जियन कौन होगा, फिर नेचुरल गार्जियन इसका हस्बैंड होगा, फादर मदर नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट उसका ये आंसर हुआ। फिर पूछा जा रहा है कि हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर पढ़ा था कि एग्नेंट कौन होंगे, कॉग्नेट कौन होंगे। तो एग्नेंट जो हमने बात करी थी, कोई भी अगर प्रॉपर्टी जो है डील हो रही है विथ 2 मेल, मतलब आपको मेल को उससे ही मिल रही है, मान लीजिए फादर से कोई प्रॉपर्टी आ रही है, सन को मिल रही है, तो ये क्या हुआ, ये एग्नेंट हो गया। कॉग्नेट मतलब जो सन है उसको प्रॉपर्टी कहाँ से मिल रही है, मतलब उसके फादर है, ये उसकी मदर है, फादर ये मदर फादर है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, अगर ये प्रॉपर्टी इससे भी मिल रही है और ये उसको प्रॉपर्टी इधर से भी मिल रही है, तो इधर के लिए तो ये एग्नेंट हो गया, इस तरफ के लिए क्या हो जाएगा, कॉग्नेंट हो जाएगा। मतलब आप पर्टिकुलर मतलब मैरिटल और पेरेंटल दोनों तरफ से प्रॉपर्टी जा रही है। मैरिटल मतलब यहाँ पे कॉग्नेंट के अंदर ये है कि फीमेल भी इंक्लूड हो जाती है, और एग्नेंट में ये है कि ओनली मेल की ही बात करी गई है। तो आपको अगर आप डिफाइन करना होगा कि एग्नेंट डिफाइन दी एग्नेंट्स एंड कॉग्नेंट्स, तो आपको सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको उस डेफिनेशन क्लोज के अंदर जो मेंशन करी हुई वो आपको मेंशन करना होगा। यही बात करेगा कोपार्टनर्स कौन होंगे, हमने मिताक्षरा दया भाग पढ़ा है, जॉइंट फैमिली उसके अंदर हमने डील करी कि कोपार्टनर्स कौन होते हैं। तो कोपार्टनर्स के अंदर कौन आएंगे, जिनका बाय बर्थ राइट अराइज हो जाता है, मतलब सन कि यहाँ पे बात करी जा रही सन पर यहाँ पे ये जो सिर्फ 3 डिग्री तक, 3rd डिग्री तक ही उनको कोपार्टनर के अंदर कंसिडर किया गया। मतलब अगर फादर है तो सन, ये जो होंगे ये तीनों कोपार्टनर हो गए। अगर यहीं पे हम बात करें कि फादर है
तो ये जो थर्ड प्रोविजन जो हमने मेंशन किया था ये कोपार्टनर्स में नहीं आता है। मतलब कोपार्टनर के अंदर मेल से मतलब हम बोल रहे हैं कि फादर से 3 लीनियंट डिसेंडेंट के उसमें आ रहा है तो वो कोपार्टनर्स होते हैं, और इनका राइट जो होता है बाय बर्थ राइज होता है, कि ऐसा नहीं है कि आफ्टर, जैसे दया भाग के अंदर हमने पढ़ा है कि दया भाग में ये राइट कब राइज होता है, आफ्टर दी डेथ ऑफ हर फादर। ठीक है, ये कोपार्टनर्स हो गया। अब बात कर रहे हैं हम पार्टीशंस। पार्टीशन की हमने बात करी थी कि ये एक्चुअली आपको ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं वो है कि आपको 2 नंबर के अंदर कंप्लीट, मतलब दो मतलब 2 मार्क्स के हैं, तो आपको वो मैक्सिमम 5 लाइन के अंदर, बस मतलब 1 से लेके 5 लाइन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। 2 या 3 लाइन सफिशिएंट होती है इसके अंदर। मैं मैक्सिमम 5 बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको उसमें लिखना नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ 2 मार्क्स का होता है। हमें बाइफिकेशन करके चलना पड़ता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो उसमें किस तरीके से मैं उस मटेरियल को उसमें लिखना है या किस तरह से आंसर फ्रेम करे कि आपका आंसर परफेक्ट स्मार्टली कर रहा है। 2 मार्क्स के अंदर जो आंसर होता है वो स्मार्टली की बात करता है। पार्टीशन क्या हुआ? पार्टीशन, डिफाइन द पार्टीशंस। तो हमने पढ़ा है मिताक्षरा के अंदर कि अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है उसको आप पार्टीशन, अगर कोपार्टनर्स है, कोपार्टनर बाय एग्रीमेंट हो गया या बाय आर्बिट्रेटर के थ्रू या फिर बाय सू फाइल करके, बाय सूट फाइल करके अगर वो पार्टी अलग होना चाहते हैं तो वहाँ पे पार्टीशंस है। तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे कि पार्टीशन किस तरीके से होगा। ये प्रॉपर्टी है, आप उसका पार्टीशन करना चाहते हो तो वो पार्टीशन आप करोगे तो कैसे होगा? बाय एग्रीमेंट हो गया, बाय कोर्ट हो सकता है, बाय सू फाइल कर रहे हो आप, या फिर बाय आर्बिट्रेशन के थ्रू, या बाय कोपार्टनर्स कंसेंट से, मतलब सबकी कंसेंट के साथ आप कर रहे हो, तो वो क्या होगा? वो पार्टीशंस डिफाइन करेगा। अब बात करें एंटीसीडेंट डेब्ट्स की, तो यहाँ पे जो एंटीसीडेंट डेब्ट्स होते हैं ना, पाइस ऑब्लिगेशंस हमने पढ़ा था, और एंटीसीडेंट डेब्ट्स के अंदर ये चीज होती है, ये 2 बात करता है, प्रायर इन फैक्ट और प्रायर इन टाइम। एंटीसिपेट डेब्ट्स को इनकी बात करता है, फैक्ट्स की प्रायर इन फैक्ट और प्रायर इन टाइम। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि अगर फादर ने कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को किसी को मॉर्गेज कर दिया है, तो हमने पाइस ऑब्लिगेशन में आप क्या पढ़ रहे हैं कि अब पाइस ऑब्लिगेशन इम्प्लीमेंट होता है तो वहां पे जो सन है वो बाउंड नहीं होता। बट एंटीसिपेट डेब्ट्स के अंदर सन और उस जो फादर ने जो मॉर्गेज करी प्रॉपर्टी उससे वो ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाता है। ये बात कर रहा है पहले से, मतलब प्रायर इन फैक्ट, पहले से ही कोई डेब्ट या उस टाइम के पहले से ही, तो वो एंटीसिपेट डेब्ट्स होंगे। वहां पे आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है कि आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब हम पहले के टाइम में हम सुनते थे कि किसी की अगर किसी ने प्रॉपर्टी दे दी, उसका सन भी उसी में लगा हुआ है, सन भी उसी में लगे हुए, तो वो एक तरह से ही एंटीसिपेट डेब्ट्स होते हैं। एलिमनी की यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मेंटेनेंस जो दिया जाता है आपको, आपने मेंटेनेंस के लिए सू फाइल कर रखा है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है, आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी आप जा रहे हो, एलिमनी के अंदर आप क्या जा रहे हो? सेक्शन 25 के हिसाब से भी जा रहे हो, सीआरपीसी सेक्शन 125 के हिसाब से भी जा रहे हो। तो एलिमनी वो हो गया कि आपको एक इकट्ठा अमाउंट दे दिया गया। मान लीजिए आपने डिमांड करी थी 10 करोड़ की, तो वहां पे आपको इकट्ठा वो 10 करोड़ मिल गया, तो फिर आपको मंथली जो मेंटेनेंस का था ना वो प्रोविजन ही खत्म हो जाता है। फिर एलिमनी मतलब आपको एक साथ परमानेंट एलिमनी मिल गई, एक ह्यूज अमाउंट आप बोल सकते हो कि जो आपको पर्टिकुलर आपको ने जो मांगी थी, आपने कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी मांगी है वो आपको दे दी गई विदाउट, फिर वो कंडीशंस आपने कंडीशंस फिर इसमें ये होती है कि वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो मंथली अलाउंसेस के बारे में अगर वो दे या नहीं दे, आपने इकट्ठा ले लिया है तो वो एलिमनी का रहेगा। ये एलिमनी आपको हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर जो एलिमनी को डिफाइन करा हुआ है कि एलिमनी किस तरीके से हो सकती है। अब बात करें अगर व्हाट डू यू मीन द रीयूनियन, रीयूनियन क्या होगा? रीयूनियन के अंदर की हमने बात करी थी कि पार्टीशन हो गया है, जो कोपार्टनर्स जो थे वो पार्टीशन लेके सेपरेट हो गए, अलग हो गए, अब वो वापस से एक होना चाहते हैं। मतलब आपने प्रॉपर्टी के 2 पार्ट 4 पार्ट कर लिए, 4 भाई थे 4 पार्ट कर लिए, अब आप चाहते हो कि नहीं हमें तो वापस से एक होना है, तो वापस से आप एक होने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करोगे ये रीयूनियन हो जाएगा। मतलब वापस से आप जुड़ रहे हो, वापस से कनेक्ट हो रहे हो, ये रीयूनियन है। ऐसे अगर हम बात लें बहुत सारी की, अगर हम डील करें सेक्शन वाइज, अगर अगर हम डील कर रहे हैं कि जो हमने एक्ट्स पढ़े, जैसे माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट के अंदर पढ़ा है, तो माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में 4 लोगों की बात करी गई है, नेचुरल गार्जियंस, देन उसके बाद में बात करी है हमने टेस्टामेंट्री गार्जियन के अंदर बात करी है हमने, फिर डिफेक्टो गार्जियन के अंदर कौन आएगा?
और फिर बात करिए पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हु इज द डिफेक्टो गार्जियन या हु इज द पैरामाउंट कंसिडरेशंस या हु गिव द अथॉरिटी टू अपॉइंट एनी गार्जियन। तो वहाँ पे आपको उन हिंदू अडॉप्शन माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग को डिफाइन करना है कि किस तरीके से पर्टिकुलर किस सेक्शंस के अंदर बात करी गई है। या अगर हम बात कर रहे हैं इसकी मतलब अगर हम बात करें सक्सेशन के अंदर, जैसे हमने एग्नेंट और कॉग्नेंट की बात करी, 2 नंबर के क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए स्पेस सक्सेशन क्या है, तो जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, मतलब जहाँ पे मियर पॉसिबिलिटीज अराइज है कि कोई पर्सन जो है वो वापस कम बैक कर सकता है किसी भी चांसेस से, तो उस प्रॉपर्टी को आप किसी और को कन्वे नहीं कर सकते हो। ये आप लोग ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो टीपी के अंदर है आप उसमें भी पढ़ोगे। स्पेस सक्सेशन यहाँ पे ये बोलता है कि मियर पॉसिबिलिटीज अराइज है किसी पर्सन की कम बैक करने की, तो वहां पे आप उस प्रॉपर्टी को जब तक वो पर्सन आता नहीं है या वो पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती तब तक आप उस प्रॉपर्टी को किसी को एलिनेट नहीं कर सकते हो, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मोड ऑफ ट्रांसफर की जो बात करी गई है टीपी के अंदर आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये फिर हम बात करें, हमने बात करी हाफ ब्लड यूटिलिन ब्लड की, तो यूटिलिन ब्लड क्या है। अगर यूटिलिन ब्लड की अगर बात करेंगे जो हमने कल डील करा है, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर में वो डील कर रहा था कि यूटिलिन ब्लड के अंदर कौन है, मतलब मदर की 2 शादी हो चुकी है, उसके जो भी सन होंगे S1 और S2, ये यूटिलिन ब्लड के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हुए हैं। तो ये आपको उन हिसाब से डिफाइन करना है। या मतलब जो 2 नंबर के बहुत सी चीजें हैं कि अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन की बात करें, डॉक्ट्रिन फैक्टम वैलेंट की बात करें या डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की बात करें या फिर हम बात करें पाइस ऑब्लिगेशंस, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो आपको उसी तरीके से आंसर फ्रेम करने हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि मिताक्षरा के अंदर जॉइंट फैमिली का अगर क्या रोल है या दया भाग के अंदर कोपार्टनर्स का क्या रोल है, तो वो हमने पहले भी बात करी कि दया भाग के अंदर कोपार्टनर्स के राइट ही बाद में अराइज होते हैं जब फादर की डेथ होगी, उसके बाद मतलब जो मरेगा उसके बाद वो उसके राइट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते जाएंगे। लेकिन हमको पार्टनर में चीज अलग है मिताक्षरा के अंदर कि जैसे आपका बर्थ हो गया आपका राइट ऑटोमेटिकली अराइज हो जाता है, लेकिन आप दया भाग के अंदर रिवर्स है कि डेथ होने के बाद में एक जो फर्स्ट उस पर जो होगा सुपीरियर उस पर जो होगा उसी को वो प्रॉपर्टी मिलती है। आप उसका ऐसा नहीं है कि नहीं ये मेरा भी राइट है, नहीं, वहां पे डेथ होने पे ही मिलता है, पहले नहीं। अगर हम यही बात करें कि इनको कि ये तो हमने छोटे क्वेश्चंस की बात करी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में आ गया तो आपको किस तरह से डील करना है। अगर यही प्रोविजंस जो है आपके आ जाए, अगर मतलब जो है 6 नंबर के प्रोविजंस में उसमें आता है वो किस तरह से डील करना है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन फ्रेम होगा उसको आपको लेके चलना पड़ेगा एटलीस्ट 3 पेज में, 2 से 3 पेज के अंदर आपको फिल करना है। जो आपका 12 नंबर का पेज होता है, 12 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के क्वेश्चन को आपको फिल करना है 5 कम मिनिमम 5 पेज में। 12 नंबर के क्वेश्चंस को आपको 5 पेज के अंदर कंप्लीट करना है और 6 नंबर वाले को 3 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको 5 लाइंस के अंदर कंप्लीट करना है। ये आपको ये लेके चलना पड़ेगा एस्टिमेट, तभी आप उसमें स्कोर ले पाओगे, अदरवाइज वहां पे आपका स्कोर गेन नहीं होगा। अब बात करें अगर 6 नंबर के क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैंने अभी बात करी थी जो डॉक्ट्रिन की जो मैंने बात करी कि जो पाइस ऑब्लिगेशंस की मैंने बात करी है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ पाइस ऑब्लिगेशंस ये आपके 6 नंबर में पूछा जा सकता है किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी डिफाइन करना है और मिताक्षरा के हिसाब से भी डिफाइन कर रहा है कि मिताक्षरा में क्या प्रोविजन है और अब ये हटा है तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग या कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हटा है और कौन से सेक्शंस के अंदर। तो हम बात करेंगे सेक्शन 6 के अंदर इस चीज को दिया गया कि वहां पे पाइस ऑब्लिगेशंस का प्रोविजंस हट गया है, मतलब वहां पे सन क्या है, सन बाउंड नहीं है, उसको डिफाइन करने के लिए। या फिर हम बात करें कि डिफाइन जॉइंट फैमिली, या फिर हम बात करें तो एलिनेशंस की कि एलिनेशंस किस तरीके से होगा, कौन एलिनेट कर सकता है, उनके राइट्स क्या हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 चीजें इंक्लूड हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हु इज द टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होगा, ऑफ कोर्स जो फादर और मदर अपनी विल से
विल लिख रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे, वो टेस्टामेंट्री गार्जियन कहलाता है। ये सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आपको पूरा डिफाइन करना है। सेक्शन 9 के अंदर 4 बातें बोली गई है, पहले फादर को राइट दिया गया, देन मदर को राइट दिया गया, या फिर अगर दोनों ने लिखी है, किसी की डेथ हो गई है, या इलेजिटिमेट जो बात करी गई, इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसका टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होगा, या उसको किसने अथॉरिटी दी है। तो ये सारे प्रोविजंस क्या है, हु इज द टेस्टामेंट्री गार्जियन हमको डिफाइन करना है। देन हु कैन अपॉइंट, मतलब टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या हुआ, जिसके फेवर में विल लिख दी गई या किसी को पर्टिकुलर को ऑथोराइज कर दिया गया, वो टेस्टामेंट्री गार्जियन हो गया। या फिर हम बात करें हु कैन अपॉइंट, तो यहाँ पे वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग पूरा आपको डिफाइन करना है कि कौन अपॉइंट कर सकता है। फिर अगर अपॉइंट कर दिया तो उस पर्सन के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, तो उनकी जो पावर्स की बात करी गई है कि वो क्या कर मतलब उनके पास में कितनी अथॉरिटी है या कितने राइट्स की वो बात कर रहा है। तो वहाँ पे राइट्स क्या आ जाएंगे कि वो उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है बट विथ कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो वहां पे जब ट्रांसफर ऑफ मोड की जो बात करी जाएगी वो विद कंसेंट ऑफ द कोर्ट होगा, कि कोर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। अगर बेनिफिट ऑफ द पर्सन की बात है तो वहां पे वो एलिनेट कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो गार्जियन अपॉइंट होगा, गार्जियन जो भी अपॉइंट होगा वो उस माइनर पर्सन के लिए और उसकी प्रॉपर्टी दोनों के लिए होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, पर्सन विथ प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट किया जाता है गार्जियन। पर्टिकुलर कोई पर्सन के लिए अगर आता है तो वहां पे उसको पर्टिकुलर पर्सन के लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाता है। ये अगर और हम बात करें जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हमने प्रोविजंस पढ़े हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कौन आता है या कौन मैरिज कर सकता है, हु कैन मैरी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो हमें वो चीज़ डील कर बतानी है कि उसके अंदर कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी हिंदू, एनी पर्सन, एनी टू पर्सन, नॉट ओनली हिंदू, एनी टू पर्सन है। वो 2 पर्सन के अंदर हिंदू भी हो सकते हैं, नॉन हिंदू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब अगर फर्स्ट उस पार्ट के मॉडल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लेजिटिमेसी की बात करी गई है। लेजिटिमेसी के अंदर जो मुस्लिम लॉ के अंदर डिफाइन करा हुआ है कि किस तरह से चाइल्ड को एज अ लेजिटिमेट है, उसकी कस्टडी किसको मिलेगी, तो कस्टडी की जो बात करी गई है, कस्टडी के अंदर वहाँ पे मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कस्टडी जो थी ना, माइनर की कस्टडी सिया में अलग है, सुन्नी में अलग है, और हमारे हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ के अंदर तो कस्टडी का प्रोविजन जो होगा 5 साल का जो भी चाइल्ड है, 5 ईयर का जो चाइल्ड होगा, भले वो लड़का हो, बॉय हो या गर्ल हो, उसकी कस्टडी किसके पास में रहेगी, हमेशा मदर के पास में कंसिडर कराएगी। ये हमारा हिंदू लॉ का प्रोविजन है। वहीं पे हम सिया और सुन्नी की अगर बात करें, सिया और सुन्नी में क्या है, 2 साल और 7 साल की जो बात करी गई, मतलब 2 साल बॉय, 7 साल गर्ल की बात करी गई है। यहाँ पे वहीं पे लड़की की एज का क्या हो गया, 7 साल, और यहाँ पे एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करी गई कि यहाँ पे कस्टडी किस तरह से, हम बोल सकते हैं कि मदर को कस्टडी कब तक मिलेगी, जो कस्टडी का जो प्रोविजन है, तो कस्टडी सियाग में 2 साल कोई लड़का है तो, और गर्ल है तो 7 साल तक की कस्टडी उसकी मदर के पास में होती है। सुन्नी के अंदर वही प्रोविजन 7 साल हो जाएगी लड़के के लिए और लड़की के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी तक। तो कस्टडी को अगर डिफाइंड कस्टडी, तो आपको कस्टडी दोनों बतानी पड़ेगी, हिंदू लॉ के हिसाब से भी और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी। तो मुस्लिम लॉ में सिया सुन्नी को डिफाइन करना पड़ेगा, और हिंदू लॉ के अंदर आपको जो जनरल जो प्रोविजन है माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट के अंदर आप पढ़ोगे, उसके अंदर सेक्शन 6 के अंदर ये भी बात करी हुई है कि 5 साल तक का जो भी बच्चा होगा उसकी कस्टडी उसकी मदर के पास में ही जाएगी। और अगर हम बात करें, पार्टीशन हो गया हमारा, रीयूनियन हो गया है, मिताक्षरा हो गया, दयाभाग हो गया, जॉइंट फैमिली जॉइंट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, या हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी इन कॉमन स्टॉक या ब्लेंडेड प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, तो ब्लेंडेड प्रॉपर्टी हो गई कि आपने मान लीजिए कोई 4 भाई है, मान लीजिए A, B, C और D, इनके फादर सर्वाइव कर रहे हैं, फादर करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर A कुछ भी अगर N कर रहा है, ठीक है, उसने अपनी कोई सेपरेट कोई प्रॉपर्टी बनाई, मान लीजिए X कोई प्रॉपर्टी है, इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, अब वो इसको क्या करना चाहता है, मान लीजिए इसने अपने फादर के नाम पे कर दी या कर्ता के नाम पे कर दी, तो ये जैसे ही सेपरेट प्रॉपर्टी को ये जॉइंट प्रॉपर्टी में मिक्स कर देगा, ये ब्लेंडेड प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब ब्लेंड करना मतलब आपने मिक्स कर दिया, सब कुछ मिक्सअप करना, तो वहां पे यही चीज मान लीजिए B और C है, B C D भी यही कर रहे हैं, तो आपने ब्लेंड कर रहे हो प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर को, तो वो एज अ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी हो जाएगी। कॉमन स्टॉक ये हो गया कि मान लीजिए चारों भाई ने अपना पर्टिकुलर कुछ शेयर दिया 25% करके,
वो क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो कॉमन स्टॉक उसमें कंसिडर हो जाएगी। मतलब आप मिल की किसी चीज़ का अगर परचेस करो तो वो कॉमन स्टॉक कंसिडर हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है कॉमन स्टॉक और ब्लेंडेड प्रॉपर्टी की जो बात कर रहा है, ये आपके पूछा जा सकता है 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस के अंदर डिपेंडेंट्स की जो बात करी गई है, तो डिपेंडेंट का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि हु इज द पर्सन ऑफ द डिपेंडेंट्स, या डिफाइन द डिपेंडेंट्स में तो कौन कौन पर्सन आएंगे। तो हमने बात करी थी 9 पर्सन की बात करी उसके अंदर, ये डिपेंडेंट में किस तरह डिपेंडेंट मतलब वो जो डिजीज पर्सन है उस पर डिपेंडेंट, मतलब उस मेंटेनेंस के लिए जो बात करी जा रही है। या हम बात करें अगर इसकी इसी के अंदर हमने 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि मेंटेनेंस जो है कि इन विच एक्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वुमेन्स के जो राइट्स, वाइफ के क्या राइट्स है मेंटेनेंस के अंदर, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। तो आपको सेक्शन 18 पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। उस 18 से जो भी प्रोविजंस है कि किस बेस पे वो डिमांड करी है मेंटेनेंस की, और किस बेस पे जो मेंटेनेंस की वो डिमांड करी है उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, मतलब उसका एक्सेप्शन क्लोज भी उसमें मेंशन करा हुआ है। तो वो सारे प्रोविजंस आपको सेक्शन वाइज डील करने हैं विद केस लो। ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब तक अगर आप फैमिली लॉ के अंदर आप लोग केस लॉ मेंशन नहीं करोगे आप उसमें मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोविजन सबको पता होते हैं। प्रोविजंस आपने लिख दिए ठीक है, पर लेकिन आपको एज अ इलस्ट्रेशंस या एज अ केस लॉ जब तक आप मेंशन नहीं करोगे तो वो आंसर कंप्लीट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, आपने अगर हम बात करें ये 6 नंबर के या 12 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो आपको फर्स्ट जनरल इंट्रो देना होगा, इंट्रोडक्शंस बताना होगा, फिर उस आंसर को आपको डिफाइन करना है और उसके अंदर आंसर आप मेंशन करोगे, आंसर के साथ में केस लॉ आप डालोगे। लास्ट में आपको एक और चीज करनी, कंक्लूजन जरूर मेंशन करना है, क्योंकि कंक्लूजन लिखने से थोड़ा एक आंसर अलग फ्रेम में उसमें चला जाता है कि आपको पता है आपने इससे क्या जस्ट निकाला है, तो एक वो थोड़ा इम्प्रेसिव उसमें जाता है। और आप ये भी है कि अगर पैराग्राफ चेंज करते रहे, ऐसा नहीं कि आप एक ही मतलब आपने आंसर लिखा और एक ही लाइन में लिखते जा रहे हो, नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप की जा रही कि आप फिर वहाँ की आप थोड़ा नीचे से स्टार्ट करो, मतलब पैराग्राफ भी चेंज करो, तो वो आंसर थोड़ा इम्प्रेसिव जाता है। थैंक यू सो मच। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.